गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज अगर हम बात करें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है दैट कम्स फ्रॉम आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप जानते होंगे कि एक एक्ट है हमारे पास, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अब इसकी पावर्स का यूज करते हुए आरबीआई ने कोटक बैंक को ऑर्डर किया है कि आप ऑनलाइन नए कस्टमर्स को ऐड नहीं कर सकते। प्लस एट द सेम टाइम जब हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की, तो आप नए क्रेडिट कार्ड भी आप इशू नहीं कर पाएंगे। अब आप पूछेंगे सर, पहले पेटीएम के साथ एक एक्शन हुआ, अब यहाँ पर एक्शन हुआ, ऐसा हो क्यों रहा है? देखो, पेटीएम वाला एक अलग चीज थी, पर जब हम बात करते हैं कोटक बैंक की, तो दरअसल में ना आरबीआई 2 साल से कोटक बैंक को बोल रहा था कि आप अपने सिस्टम के अंदर बदलाव कीजिए, आपके पास प्रॉपर सिस्टम नहीं है। अब आप पूछेंगे कैसे सिस्टम? देखो, आजकल जो जमाना है वो डिजिटल बैंकिंग का जमाना है, यूपीआई वगैरह का जमाना है। तो ऐसे चक्कर के अंदर होता क्या है ना कि आपका जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होता है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। पर कोटक बैंक की बात करें तो यहाँ पर ऐसा देखा गया आरबीआई के द्वारा कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, डेटा सिक्योरिटी, बिजनेस कंटिन्यूटी, डिजास्टर रिकवरी, रिगर एंड ड्रिल, बेसिकली कहने का पॉइंट ये है कि जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो प्रॉपर नहीं था कोटक बैंक के रिगार्डिंग। एंड इस वजह से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो साइबर फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, ये बढ़ सकते हैं। तो आरबीआई ने पहले भी 2 साल पहले भी कोटक बैंक के ऊपर जुर्माना लगाया था 1 करोड़ का। बहुत बार कोटक बैंक को बोला कि आप अपने यहाँ सुधार कीजिए, पर जब कोटक बैंक ने ये सुधार नहीं किए तो आरबीआई को ये फिर एक्शन लेना पड़ा। अब कोटक बैंक ने बोला है कि हम कोशिश कर रहे हैं आरबीआई के साथ मिलजुल कर काम करने की, ताकि नेसेसरी चेंजेस लाए जा पाए। दोस्तों, डेट है आज की 25 अप्रैल 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। जो टॉपिक हमें आज एक डिस्कस करना है दैट इज विद रिगार्ड्स टू आईआरडीआई रिमूव्स एज बार फॉर बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए, आप लोग भी इंश्योरेंस वगैरह करवाते होंगे अलग अलग तरह की, जैसे कई लोगों ने कार इंश्योरेंस वगैरह करवा रखी होगी, या इस तरह से अलग अलग तरह की आप इंश्योरेंस करवाते हो। अब होता क्या है इंश्योरेंस के अंदर ना कि आप प्रीमियम पे करते रहते हो, जैसे मंथली हो गया, कुछ एक छोटा सा बिल्कुल प्रीमियम अमाउंट आप पे करते हो। एंड अगर मान लो कल को आपकी कार को कुछ होता है, तो कहीं ना कहीं फिर वो इंश्योरेंस कंपनी आपको अकॉर्डिंगली वो पैसा दे देगी। राइट, यही इसका पूरा प्रोसेस होता है। इन अ सिमिलर मैनर वर्क करता है क्या आपका हेल्थ इंश्योरेंस, है कि नहीं? जहां पर आप क्या करते हो, जहां पर आप नॉर्मली जैसे बाकी प्रीमियम पे करते हो, वहां पर भी यहाँ पे प्रीमियम पे करोगे। एंड अकॉर्डिंगली जो भी आपके मेडिकल एक्सपेंसेस, सर्जिकल एक्सपेंसेस, उनको यहाँ पे कवर कर दिया जाएगा। ठीक है। इंडिया के अंदर अभी तक के लिए ना जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करी जाती थी, उसकी मैक्सिमम एज कितनी थी? 65 ईयर्स। यानी कि जो 65 साल से ऊपर है उनके लिए इंश्योरेंस कवरेज नहीं होता था। और देखो, इसका कारण भी आप समझ पाओगे कि जब एक इंसान थोड़ा एल्डरली एज में जाता है तो बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं उसको। तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी को काफी दिक्कत आती थी उसके रिगार्डिंग। पर यहाँ पर आईआरडीएआई ने, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिलैक्स कर दिया है कि बेसिकली अब 65 ईयर्स के जो ऊपर वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर इसको परचेज कर पाएंगे। क्या ये बात समझ आई? पहले यहाँ पे मैक्सिमम एज कितनी थी? 65 ईयर्स। अब उसके ऊपर भी यहाँ पे इंश्योरेंस यहाँ पे हो पाएगी। अब यहाँ पे इस डायरेक्टिव में ये भी बोला गया है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए आपको एक अलग से चैनल भी बनाना चाहिए। बेसिकली अलग से अपना पोर्टल बनाइए जहां पर इनके स्पेसिफिक आपको पॉलिसीज बनाइए, क्योंकि देखो हर किसी की ना सेम प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। हर किसी के लिए टेलर मेड प्रोडक्ट होने चाहिए। ठीक है, ये जो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच है ना, ये नहीं होनी चाहिए। आपको कहीं ना कहीं टेलर मेड अप्रोचेस के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए जो कि ओल्ड एज रिक्वायरमेंट्स को कहीं ना कहीं फुलफिल करें। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आईआरडीए ने बताई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताया है कि जिनको डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, कैंसर हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, इनको भी आपको कवरेज यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, ताकि इनकी भी यहाँ पे मदद करी जा पाए। बाकी एट द सेम टाइम प्रीमियम पेमेंट आप देख पाओगे, डिफरेंट डिफरेंट तरह से आप पे कर पाओगे। एंड अकॉर्डिंगली जब हम बात करते हैं आयुष ट्रीटमेंट की, जिसमें आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी आ जाता है, यहाँ पर नॉन रेस्ट्रिक्टेड कवरेज होगा। कोई कवरेज के ऊपर कोई भी कैप नहीं होना चाहिए। प्लस एट द सेम टाइम मल्टीपल क्लेम्स फाइलिंग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए एंड एक स्पेशल चैनल होना चाहिए सीनियर सिटीजन के लिए। ये यहाँ पर बात करी गई है आईआरडीआई के नए जो यहाँ पे इन्होंने रूल्स यहाँ पे बताए गए हैं। थोड़ा सा आईआरडीएआई के बारे में पढ़ लेते हैं। दरअसल में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1999 के अंदर इसके रिगार्डिंग एक्ट लाया गया था, जिसके माध्यम से ये बॉडी बनती है। अब इसका फोकस यही रहता है कि देश भर में किस तरह से हम अपने इंश्योरेंस सेक्टर को और बेहतर कर सकते हैं। आपके जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो गया, सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम हो गया, मतलब बेसिकली इंश्योरेंस के रिगार्डिंग जो भी अलग अलग चीजें हैं ना,
वो सभी चीज़ें इन दी एंड उसका रेगुलेटर कौन आप मान सकते हो, IRDAI को। सरकार के द्वारा भी डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे एक बीमा सुगम पोर्टल। कुछ महीने पहले मैंने आप सभी के साथ बीमा सुगम पोर्टल के बारे में डिस्कशन किया था। यहाँ पर ये बताया गया था कि ये एक तरह से पोर्टल है जहाँ पर ना एक पर्सन जाएगा एंड वहाँ पर जाके जितनी भी कंपनीज लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे सेल कर रही होंगी, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगी, और एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, राइट। तो इस तरह से सारी कंपनीज आपको इसी पोर्टल के ऊपर देखने को मिल जाती है। तो बीमा सुगम पोर्टल अपने आप में काफी आसानी करता है इंश्योरेंस खरीदने और बेचने के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आयुष्मान भारत स्कीम तो आप जानते ही होंगे, जो कि हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करती है अप टू ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर का। ठीक है, सरकार की बहुत फेमस ये स्कीम आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सारे बारे में हमने पिछले दिनों के अंदर भी डिस्कस किया था। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटे से इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। सिविल सर्विसेज डे आप जानते हो 21 अप्रैल को होके गया है, एंड इसी वजह से हमारी टीम की तरफ से 21 से 25 अप्रैल के बीच में जितने भी आपके यूपीएससी कोर्सेज हैं, सभी ऑनलाइन यूपीएससी कोर्सेज के ऊपर अप टू 60% ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इन सभी कोर्सेज के लिंक लगा रखे हैं, एंड आई एम श्योर ये जो सारे कोर्सेज हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो जाइए नीचे लिंक के अंदर, इन के ऊपर क्लिक कीजिए, एंड आई एम श्योर आप इन कोर्सेज के अंदर एनरोल करके अपनी यूपीएससी की तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंस्पेक्शन ऑन ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स। देखो एक्चुअल में ना ऑर्गन आप जानते होंगे कि ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांटेशन का जो प्रोसीजर होता है, यहाँ पर ना एक प्रॉपर वेटिंग लिस्ट होती है। समझ रहे हो कि मान लो किसी को कुछ हार्ट चाहिए या कुछ और पर्टिकुलर ऑर्गन चाहिए, तो उस केस में एक प्रॉपर वेटिंग लिस्ट से होकर गुजरना पड़ता है, तो उसका एक टाइम होता है। ठीक बात है, पर एक्चुअल में हो क्या रहा है ना, बहुत सारे बीच बीच में हमें कुछ ना कुछ करप्शन के केसेस देखने को मिलते रहते हैं कि मान लो किसी ने कुछ पैसे दे दिए, कुछ बीच में बिचौलियों के साथ मिलकर कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट को पार करने की कोशिश कर ली, राइट। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि जो वेटिंग लिस्ट में स्टार्टिंग में वेट कर रहा है कि उसको यार ऑर्गन मिलेगा, तो उसके साथ तो ये नाइंसाफी है ना। और इंडिया में ये चीज़ें अलाउड ही नहीं है। इंडिया में जो कमर्शियल ट्रेडिंग है ना ऑर्गन्स की, ये अलाउड ही नहीं है। आप ऐसा ज़रूर कर सकते हो कि अपने भाई को, अपने बच्चे को, या फिर अपने रिलेटिव को, क्लोज रिलेटिव को आप डोनेट कर सकते हो, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। पर ये कमर्शियल ट्रेडिंग वाली चीज़ जो होती है ना ऑर्गन्स की, ये इंडिया में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ओनली थिंग दैट अलाउड इज ऑल्ट्रुस्टिक डोनेशन आप कर सकते हो, राइट, दैट इज अलाउड। पर यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि करप्शन वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो हमारा नोटो है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसने कुछ डायरेक्शंस दी हैं स्टेट्स एंड यूटीज को। अब आप पूछेंगे वो क्या डायरेक्शंस हैं। एक तो ना नोटो आईडी जनरेट होगी, चाहे बंदा डोनेट कर रहा है चाहे उसको रिसीव कर रहा है, दोनों के पास एक नोटो आईडी आएगी। इस नोटो आईडी के माध्यम से ना हम कहीं ना कहीं हर चीज़ को प्रॉपरली ट्रैक कर पाएंगे। अब आपके दिमाग में आएगा, सर कई बार ऐसा भी तो होता है जो पर्सन डोनेट करने वाला हो उसकी डेथ हो चुकी हो, है ना। कई लोग अपनी डेथ के बाद चीज़ें डोनेट करते हैं। द आंसर इज यस। उस केस के अंदर भी अगर पर्सन की डेथ भी हो चुकी है ना, तब भी उसको नोटो आईडी यहाँ पे मिलेगी, ताकि हम प्रॉपरली हर चीज़ को देख पाएँ। अब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मान लो कि ट्रांसप्लांटेशन जल्दी हो गया या सर्जरी वगैरह जल्दी होगी, उस केस में पता क्या होगा, उस केस में कोशिश ये की जाएगी कि नोटो आईडी को जल्दी से जल्दी जनरेट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 48 आवर्स, उससे ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, पर कोशिश ये करेगी आएगी कि नोटो आईडी को जल्दी से जल्दी जनरेट किया जा पाए। इसके अलावा सारी आपकी जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं उनको कहा गया है कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए केसेस जहाँ पर भी आपको कमर्शियल ट्रेडिंग देखने को मिलती है कि पैसों के लिए आप इस तरह से ऑर्गन्स को ट्रेड कर रहे हो। इसके अलावा कोशिश यही है कि किस तरह से जो ऑल्ट्रुस्टिक है उनको हम कंटिन्यू रखें। आपके क्लोज रिलेटिव्स वगैरह को आप डेफिनेटली दे सकते हो, राइट। प्लस एट द सेम टाइम कमर्शियल ट्रेडिंग इनकी ना हो, ये फोकस पूरा यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फोकस ये भी है कि मान लो कोई फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं, तो जो भी वो यहाँ पे ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराने आ रहे हैं, उनको इंश्योर ये करना होगा कि हमारी कंट्री के जो भी लॉज हैं उनको अच्छे से फॉलो किया जा पाए। और क्योंकि पिछले सालों के अंदर ना फॉरेन नेशनल्स बहुत सारे इंडिया के अंदर आके ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, तो इंश्योर यही किया जाएगा कि आपको वर्ल्ड क्लास ट्रांसप्लांटेशन दिया जाए, बट एट द कॉस्ट जो कि बाकी कंट्रीज में बहुत ज़्यादा होती है, उसके बहुत कम कॉस्ट के ऊपर यहाँ पे आपको ये सारा ट्रीटमेंट दिया जाए। यही फोकस है आपके नोटो का। नोटो के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि नोटो आता है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज हैं। इट इज़ अ नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ इसका काम बेसिकली यही रहता है कि प्रॉपर एक नेटवर्क हो ऑर्गन प्रोक्योरमेंट का, डिस्ट्रीब्यूशन का, एंड एक नेशनल रजिस्ट्री बनाई जा पाए कि कौन डोनेट कर रहा है, कौन रिसीव कर रहा है।
ये सारी बातें। तो प्रॉपर हर चीज़ को मेंटेन करना, इंश्योर करना कि इन सभी चीज़ों के बीच में कोऑर्डिनेशन रहे, यही इसका काम रहता है। इसकी 2 डिवीज़न हमें देखने को मिलती है, एक है नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल एंड स्टोरेज नेटवर्क, दूसरा है नेशनल बायोमटेरियल सेंटर। अगला आर्टिकल हमारा है विद रिगार्ड्स टू डब्ल्यूएमओ यानी कि वर्ल्ड मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए एक रिपोर्ट आपको सामने देखने को मिल रही है, दैट इज स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2023। ये रिपोर्ट पब्लिश करी गई है बाय डब्ल्यूएमओ। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। अब जब इन्होंने एशिया के बारे में नोटिस किया ना बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत कुछ शॉकिंग चीज़ें हमारे सामने देखने को मिली हैं। अब क्या है वो शॉकिंग चीज़ें? पहली बात तो ये है ना कि जब हम बात करते हैं एशिया की, तो ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा तेज़ी से वार्म हो रहा है एशिया। एंड अगर हम कंपेयर करें 1961 से 1990 के पीरियड को, उसके हिसाब से जो वार्मिंग है, जो गर्म होने की रफ्तार है, वो डबल हो गई है। एंड उसके साथ में 2023 के अंदर वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा डिजास्टर हिट रीजन और कोई नहीं, वो एशिया ही था। डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे क्लाइमेट डिजास्टर्स की वजह से लगभग 2000 लोगों की डेथ हुई है एंड लगभग 90 लाख लोग यानी कि 9 मिलियन पीपल इसके साथ इफेक्ट हुए हैं। अब ये रिपोर्ट के अंदर आपका टेम्परेचर पैटर्न कैसे बदल रहा है, बारिश वगैरह प्रेसिपिटेशन लेवल कैसे कैसे चेंज हुए हैं, क्लाइमेट चेंज क्या हुआ है, एंड इन सभी चीज़ों का एग्रीकल्चर के ऊपर, लोगों के ऊपर, इकोसिस्टम के ऊपर क्या-क्या इम्पैक्ट आया है, ये सारी बातें यहाँ पे कवर करी गई हैं। इवन इंडिया के बारे में इन्होंने ये बताया है कि इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया में फ्लड्स मेजर रीज़न रहा है, जिसकी वजह से लोगों की डेथ हुई है। साथ में ही बे ऑफ बंगाल के अंदर जो सी लेवल राइज़ है, वो एक मैसिव लेवल पे हुआ है। एंड बारिशों की अगर हम बात करें, जो समर मानसून यानी कि जो साउथ वेस्ट मानसून की बात है, उसकी वजह से जो बारिशें होती हैं, वो बिलो एवरेज रही हैं इंडिया के अंदर। ये कुछ पॉइंटर्स थे जो कि डब्ल्यूएमओ की स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया के अंदर बात करी गई है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है श्रीनगर वाइज फॉर द ग्लोबल क्राफ्ट सिटी टैग यानी कि कश्मीर मैजिक कारपेट। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आप लोगों ने ना इस तरह से पश्मीना शॉल देखे होंगे कश्मीर के, सही बात है, या फिर इस तरह से पेपर मैच आर्ट ये देखा होगा, कितना बढ़िया आर्ट आपको देखने को मिल रहा है। या फिर आपने कश्मीर के कारपेट्स का बहुत नाम सुना होगा, ठीक है, बहुत फेमस फेमस वहाँ पे कारपेट मार्केट्स भी होती हैं। तो इन सभी एग्जाम्पल से एक चीज तो सर हमें पता लग गई कि कश्मीर के अंदर ना क्राफ्ट तो बहुत अच्छा है, विदाउट अ डाउट, इसमें कोई डाउट की बात है ही नहीं, राइट। अब होता क्या है ना, दुनिया भर में हमारे पास एक एंटिटी है, WCCI, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमें कुवैत में देखने को मिल जाती है। इसका काम यही है कि दुनिया भर में जहां पर भी अच्छा अच्छा क्राफ्ट है, उनको रिकॉग्नाइज करें, उनको प्रिजर्व किया जाए। दैट इज द फोकस ऑफ WCCI। अब हुआ क्या, ये WCCI के लोग यहाँ पे आए हुए हैं कश्मीर के अंदर, यहाँ पर आर्ट को देख रहे हैं, लोकल आइटम्स को देख रहे हैं, उसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें हैं, क्या हमें इनको भी, मतलब कश्मीर को भी इस सिटी का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, इसके रिगार्डिंग बात अभी चल रही है, समझे। तो ये जो कुवैत बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसको 1964 में फाउंड किया गया था एंड इसका फोकस यही है कि दुनिया भर में हैंडीक्राफ्ट्स को प्रोटेक्ट किया जा पाए। तो इसके हिसाब से ना वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बेसिकली यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है ना। ये भी आपको इसी के द्वारा फॉर्म होती हुई एक संस्था आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो भी लोकल गवर्नमेंट्स कर रही हैं, आर्टिशियंस कर रही है, कम्युनिटीज कर रही हैं, एंड ओवरऑल क्राफ्ट सिटीज को कैसे हम कहीं ना कहीं पूरा एक नेटवर्क क्रिएट कर पाएं, दैट इज द मेन फोकस। एंड उस तरह से ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड ये भी आपको बेल्जियम में रजिस्टर्ड है, ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड ये बेस्ड आपका एस्टेब्लिशमेंट में है, दैट इज इन कुवैत ओनली, राइट। अब डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स आपके डिवाइडेड हैं, अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, यूरोप, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एंड अकॉर्डिंगली इनको मैनेज किया जाता है। तो जिन भी सिटीज़ को ये WCC का स्टेटस मिलता है, ये मिलता है कि वहाँ पर क्राफ्ट्समैनशिप कैसी है, कल्चर हेरिटेज कैसी है, सस्टेनेबल प्रैक्टिस कैसी है। ध्यान रखना अभी कश्मीर को मिला नहीं है, पर क्योंकि कश्मीर में ये लोग आए हुए हैं एंड इट इज़ हाईली पॉसिबल कि कश्मीर को भी इस पर्टिकुलर वाइल ये जो क्राफ्ट सिटी का स्टेटस मिल जाए, ग्लोबल क्राफ्ट सिटी का, दैट इज़ द फोकस अभी करेंटली, राइट। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, कश्मीर के क्राफ्ट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर आपके शॉल्स, आपके कारपेट्स, जो कि सेंचुरीज ओल्ड प्रैक्टिस को दिखाते हैं, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस यहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज का भी देखने को मिल जाएगा। श्रीनगर के अंदर 20,000 से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड क्राफ्टमैन देखने को मिलते हैं एंड ये उस एरिया का लगभग 1.76% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स है। इसके साथ में बात करूँ, कश्मीर की इकोनॉमी के अंदर 2.5 से 3% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो भी हैंडीक्राफ्ट से ही आता है। और अगर मान लीजिए कश्मीर को ये स्टेटस मिल गया, उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि ये चीज़ हाईलाइट हो जाएगी पूरे ग्लोबल स्टेज के ऊपर कि कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट्स बहुत अच्छे हैं, श्रीनगर के हैंडीक्राफ्ट्स बहुत अच्छे हैं।
साथ ही साथ ये दुनिया भर के आर्टिसंस का भी इंटरेक्ट कर पाएंगे, तो वहाँ से भी नॉलेज का एक्सचेंज होगा। तो सबके लिए बहुत बढ़िया बात हो जाएगी अगर कश्मीर को ग्लोबल क्राफ्ट सिटी का टैग, यानी कि श्रीनगर को ग्लोबल क्राफ्ट सिटी का टैग यहाँ पे मिलता है। ठीक है ना, तो लिंकेज वगैरह डेफिनेटली इससे इंक्रीज होती ही होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जिया, GAIA, ग्लोबल अलायंस फॉर इंसिनरेटर ऑल्टरनेटिव्स। देखो एक्चुअल में ना मैंने थोड़े दिन पहले आप लोगों के साथ INC डिस्कशन किया था, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी, और मैंने बताया था इसका 4th सेशन है। उससे पहले कहीं ना बहुत सारे एफर्ट्स लिए जा रहे हैं कि कैसे हम कहीं ना कहीं अपने एनवायरनमेंट को बेहतर कर सकते हैं। तो बहुत सारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आसियन कंट्रीज को इनकरेज किया जा रहा है कि आप प्लास्टिक को टैकल करने के लिए कुछ एफर्ट्स लीजिए, जिसमें जिया का भी नाम काफी ज्यादा डिस्कस हुआ है। मैं आपको एक्चुअली समझाता हूँ। देखो आप लोग ना इंसिनरेटर तो समझते होंगे, राइट? इंसिनरेटर कुछ इस तरह से दिखता है। अब होता क्या है कि जो भी आपका वेस्ट वगैरह है उसको इस तरह से बर्न कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसिनरेशन। अब जब आप इस तरह से चीज़ों को बर्न करते हो तो बहुत सारे आपको इसके आउटपुट या लेट से बाय प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे आपका ऐश हो गया, आपका फ्लू गैस हो गया, हीट वगैरह हो गया, राइट? कंबशन के अंदर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। एंड ये बहुत सारी इनमें से डेंजरस गैसेस भी होती हैं, जिसका इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ही नेगेटिव आता है, राइट? तो दरअसल में ना जो जिया है, GAIA, इसकी जो मैं बात कर रहा हूँ ये बात करता है इंसिनरेशन के ऑल्टरनेटिव्स की। दरअसल में इनका फोकस क्या है ना कि दुनिया भर में क्या होनी चाहिए, जीरो इंसिनरेशन होनी चाहिए, जस्टिस एंड इक्विटी होनी चाहिए, स्मार्टर इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएं, क्लाइमेट रेजिलियंस, ये सारे अलग अलग फोकस है। एंड आप एक चीज नोटिस करते हो कि एक तो होता है हम लीनियर कंजम्पशन मॉडल। लीनियर कंजम्पशन का मतलब आपने किसी चीज को यूज किया, जैसे मान लो प्लास्टिक ही है और आपने उसको फेंक दिया, बात खत्म, ये है लीनियर। पर अगर ऑन द अदर हैंड आप उसको फेंकने की जगह उसको रिपेयर, रीयूज, रिसाइकल करने की कोशिश करते हो, तो कहीं ना कहीं हम मूव करते हैं किसकी तरफ से, आपकी सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ। तो फोकस इसका यही है कि यूज एंड डिस्कार्ड अप्रोच को हम यहाँ पे खत्म करें एंड कहीं ना कहीं हम सर्कुलर इकोनॉमी या सर्कुलर सिस्टम की तरफ मूव करें, एंड जिस वजह से लोगों का राइट टू सेफ एंड हेल्थी एनवायरनमेंट है वो भी अपहेल्ड हो पाएगा। तो जिया क्या है, बेसिकली एक ग्लोबल अलायंस है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस एंड इंडिविजुअल्स की, जो मिलकर काम करते हैं कि जो धरती के आपके फाइनाइट रिसोर्सेज है उनको हम कहीं ना कहीं कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे एनवायरनमेंट को हम यहाँ पे बेहतर रख सकते हैं। तो गोइंग जीरो वेस्ट भी इनका यहाँ पे फोकस रहता है, राइट? पोल्यूशन को टैकल करना, बाकी इंसिनरेशन हो गया, जीरो वेस्ट, प्लास्टिक, क्लाइमेट, ये कहीं ना कहीं इनके मेन एरियाज ऑफ इंटरवेंशन रहते हैं। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज जिया एंड क्या क्या इनके मेजर पॉइंटर्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे एंड कैसे ये इंसिनरेशन के अगेंस्ट एंड दे आर फोकसिंग ऑन जीरो इंसिनरेशन। तो दीज आर सम पॉइंटर्स विच यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। और अगर आप नोटिस करोगे, आप ये जो पॉलीमर्स की बात है, प्लास्टिक्स की बात है, तो वहां पर भी ना अलग अलग प्रोसेसेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह की आपको ग्रीन हाउस गैस एमिशन आपको देखने को मिल जाएंगी। तो एक्चुअल में पॉलीमराइजेशन स्टेज से पहले ही 75% आपको यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस एमिशन देखने को मिल जाती है अलग अलग प्रोसेस के अंदर। तो जिया का फोकस यहाँ पर भी डेफिनेटली देखने को मिलता है। देखो एक मैंने आपको लोकेशन के बारे में पूछा था, इंग्लिश चैनल के बारे में। तो देखो जब मैं इंग्लिश चैनल की बात करता हूँ तो ध्यान में ये रखना है कि अटलांटिक ओशियन का ही एक आपको आर्म देखने को मिल जाता है इंग्लिश चैनल, जो कि आपका सदर्न इंग्लैंड और आपका फ्रांस, इन दोनों को यहाँ पे सेपरेट करता है। इसके साथ में ही ना आपको ध्यान में ये रखना है, यहाँ पर आता है क्या, स्ट्रेट ऑफ डोवर। अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है स्ट्रेट ऑफ डोवर भी। दिस इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट शिपिंग एरिया इन द वर्ल्ड। प्लस एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग यहाँ पे इलीगली माइग्रेट करने की भी कोशिश करते हैं इस रीजन के रिगार्डिंग, तो ये न्यूज़ में उस वजह से भी आता है। बाकी यहाँ पर आप नॉर्थ सी को भी देख सकते हो, नॉर्थ सी भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन यहाँ पे बन जाता है। तो आप ध्यान में रखना कि ये कहीं ना कहीं लिंक करता है सदर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ सी बाय द स्ट्रेट ऑफ डोवर। तो इंग्लिश चैनल का इंपॉर्टेंस अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। आज का आपका होमवर्क रहेगा, आप मुझे बताओगे ये लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज कौन सी कंट्रीज हैं, क्या मतलब है लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज का, और कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। तो बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको इसका आंसर आप बता पाओगे। दोस्तों आज की डिस्कशन के बेसिस के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट में आंसर बता सकते हो कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसका आंसर अगर आपको बताऊं तो चिपको मूवमेंट देखो, सिर्फ पीमीजेंट नहीं बल्कि ओवरऑल आपकी कम्युनिटी बेस्ड मूवमेंट आपको देखने को मिलती है। तो पहला ये जो बात ओनली लिखी हुई है ना, इस वजह से गलत हो जाएगा। स्टार कैंपेनर्स की बात करें तो यहाँ कह रहा है कि जो आपकी नेशनल और स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज होती हैं वहां पर 20 स्टार्स कैंपेनर्स ही हो सकते हैं, नहीं, इनका संख्या होती है आपकी 40।
तो सेकंड गलत है। तीसरा कह रहा है एफएससीआई आपकी नॉन स्टैट्यूटरी नहीं, ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, तो थर्ड भी आपका इनकरेक्ट है। इथाइलिन ऑक्साइड वाला पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे चौथा करेक्ट बन जाएगा। आज के एमसीक्यू होमवर्क में एक तो आपका साइंस एंड टेक के थ्रू न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन के रिगार्डिंग है, एंड दूसरा आपका हिस्ट्री का ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एनी बेसेंट जी के रिगार्डिंग। तो दोनों का आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। कल मैंने जो होमवर्क दिया था उसका आंसर बता देता हूँ। देखो, इसका आंसर मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने कई बार आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है कि एफडीआई जो होता है वो होता है काफ़ी स्टेबल, काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आता है। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं एफआईआई की, तो कहीं ना कहीं थोड़ा उतना स्टेबल नहीं होता एंड काफ़ी वोलेटाइल होता है, इसको हॉट मनी के नाम से भी जाना जाता है। एफडीआई जो होता है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ आपको देखने को मिलेगा। एफआईआई का थोड़ा जो फोकस होता है वो थोड़ा आपका प्रॉफिट मेकिंग के हिसाब से ही होता है। ठीक है, तो अगर ये आपको एक बेसिक आइडिया होता तो आप बड़े आराम से इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर कह सकते हो। दूसरा होमवर्क आपको मैंने दिया था विद रिगार्ड्स टू डुगोंग, यहाँ पर आप डुगोंग को देख भी पाओगे। ठीक है ना, डुगोंग का आईयूसीएन स्टेटस आपको वल्नरेबल देखने को मिलता है, इसको सी काओ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत शेड्यूल 1 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिया में जो गल्फ ऑफ मन्नार वाला रीजन है ना, वहाँ पर आपको इनकी अच्छी खासी प्रेजेंस आपको देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं। बाकी साथ ही साथ अगर आप नोटिस करो, इट इज़ अ डेफिनेटली अ हर्बीवोरस मैमल, और इट इज़ द ओनली एग्जिस्टिंग स्पीशीज ऑफ हर्बीवोरस मैमल जो कि एक्सक्लूसिवली सी के अंदर रहती है। तो ये पॉइंट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये कह रहा है कि फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं है। कुछ एक एरियाज के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, पाक बे हो गया, अंडमान एंड निकोबार हो गया, वहां पर देखा जाता है, पर एंटायर कोस्ट नहीं। तीसरे की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे शेड्यूल 1 के अंदर ही है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली ऑफिशियल जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।